अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से पूछना था। जैसे धूप तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मैं ये चाह रहा था कि आपका क्लास अभी इधर बीच में 3 महीने के लिए या 2 अढ़ाई महीने के लिए हम क्लास का टाइमिंग और बढ़ा दें। मतलब आप हिंदी का क्लास अगर व्याकरण करना चाहो तो 2 बजे कर सकते हो, 3 बजे मैथमेटिक्स कर सकते हो, और 4 बजे से जो चल रहा है वो आपका चलता रहेगा। केमिस्ट्री का जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद 2 बजे वाला 3 बजे हो जाएगा और 3 बजे वाला 4 बजे हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन अब बात यह सकान के ऊपर निर्भर है, कितना सकान है तुमको, ठीक है, उसके हिसाब तो सोच के कल बताइएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। घामा तो है। वोटिंग कल ही होगा, जिसका ज़्यादा वोट होगा वही जीतेगा। कहाँ गायब हो गए? चलो आज भर के हम काम चलाया जाए। देखो, त्रिभुज में आपको क्या पढ़ना है पहले हम ये बता दें। और त्रिभुज जो है इसके प्रकार वगैरह ये आपको 9th क्लास में देख लेना था कि त्रिभुज कितने तरह का होता है। एक शॉर्ट मतलब आपको हम बता दे रहे हैं कि त्रिभुज कितने तरह का होता है। तो त्रिभुज के जो नाम होते हैं उनके गुण के आधार पर दिया जाता है। जैसे अगर हम त्रिभुज का नाम देना चाहें, जैसे हम बोले समबाहु, तो अगर हम समबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं तो इसका मतलब बाहु मतलब होता है भुजा। जिस त्रिभुज की भुजा क्या हो, बराबर। अब त्रिभुज का अगर भुजा बराबर करोगे तो एक त्रिभुज में तीनों कोण जोड़ करके 180 होता है। तो एक बात याद रखिए, जितना बड़ा भुजा होगा उसके हिसाब से सामने वाला कोण होता है। अब मैं कहूँ कि 10 मीटर है, हाइयो 10 मीटर है, हाइयो 10 मीटर है, तो सम बाहु तो हो गया, पर इसके वजह से कोण पर क्या असर पड़ेगा? कोण भी जितना भुजा होगा उसके हिसाब से फैला हुआ होगा। इतना मालूम है कि तीनों जोड़ के 180 है, तो जरूर ये 60-60 होगा। अब वही आपसे हम कहें कि है तनी सा बर कर दें तो सामने वाला कोण बर हो जाएगा, और जैसे ही 12 ये बर होगा तो है दोनों क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एक कोण 90 से पार कर जाएगा, है ना। अच्छा, ये हो सकता है कि 90 हो जाए, तब बाकी 2 कोण 90 से कम पड़ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से सोचिए, अपना दिमाग लगाना है कि एक कोण 90 होगा तब बाकी 2 जरूर 90 से क्या होगा, कम होगा। तो हमने नाम रख दिया है समकोण। समकोण त्रिभुज नाम रखने के पीछे कारण है कि एक कोण क्या हो गया, 90। अगर वही एक कोण 90 से ज़्यादा होगा तो भी बात वही रहेगी। जैसे मान के चलो 92 डिग्री का एक कोण बन रहा है, तब बाकी 2 कोण कितना का होगा, वो भी तो 90 से कम ही रहेगा। तो अभी भी चीज़ वही है, बस 90 को ही पार कर गया, इसलिए समकोण नहीं बोलेंगे। तो 90 से ज़्यादा कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज का मतलब हुआ एक कोण 90 से ज़्यादा। समकोण का मतलब एक कोण का डिग्री 90 डिग्री। अगर तीनों कोण 90 से कम हो जाए तो जोड़ के 180 पूरना चाहिए, और तीनों कोण अगर 90 से कम हो जाएगा तो वो आपको न्यून कोण कहलाएगा। अब सोचिए, इस त्रिभुज को हम बना दिए, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, तो न्यून कोण त्रिभुज हुआ कि नहीं? बोलो, न्यून कोण हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सब के सब 90 से क्या है। तो देखो, इन न्यून कोण त्रिभुज, सॉरी यहाँ 90 नहीं 60 डिग्री। तो अब सोचो, ये न्यून कोण होने के साथ साथ समबाहु भी है। तो एक बात कॉमन सीखा ना कि जिसे आप न्यून कोण त्रिभुज बोलते हो कोण के विचार से, है ना, वो समबाहु भी पॉसिबल है। ये बात बुझाए। अब मान लो एगो 37 डिग्री है, एगो 90 डिग्री है, और एगो आपका मान लीजिए 53 डिग्री है। तो ये तीनों कोण जोड़ के देखा जाए तो 180 तो होगा, 37, 53, 90, लेकिन 90 समकोण त्रिभुज का पहचान है। बात बुझाए? तो समकोण त्रिभुज है नहीं है। लेकिन आप ठीक से समझिए, जौन 37 होगा उसका सामने का भुजा छोटा होगा, जैसे मान लीजिए 3 मीटर है। जौन 53 होगा उसका भुजा तनी सा बड़ होगा, मान लीजिए 4 मीटर है। और जौन 90 होगा उस सबसे बड़ होगा,
यानी मान लीजिए 5 मीटर है, तब भुजा के मान अलग अलग है कि नहीं? तो अलग अलग है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। तो देखो ये विषम बाहु होने के साथ साथ क्या है? समकोण। तो हम नामकरण किस बेस पर करते हैं? त्रिभुज का नाम उनके गुण पर होता है। गुण कोण का भी हो सकता है और गुण भुजा का भी हो सकता है। भुजा अलग अलग तो विषम बाहु, कोण अगर 90 डिग्री तो समकोण, तीनों कोण अलग तो क्या हो जाएगा? तीनों कोण अलग होगा तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो कोण 90 से बड़ा होगा या फिर 90 के छोटा होगा, तो न्यून कोण हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? अधिक कोण हो जाएगा। बोलो मोटा मोटी त्रिभुज का प्रकार समझ गया? तो बता सकता है सब? पूछें, जिससे पूछेंगे आदित्य तुम बताओ, एक त्रिभुज में यह कोण और यह कोण और यह कोण, जैसे कि इस कोण का मान लो 50 डिग्री है और हाई है 70 डिग्री, तो हाई कोण कितना होगा? 60 डिग्री। अब त्रिभुज कौन सा होगा? बोलो। न्यून कोण त्रिभुज होगा। आप कहेंगे कि भुजा के हिसाब से, तो देखो कोण अलग अलग होगा, तो अपना मन से नंबर सोचो, 60 के सामने, 50 के सामने या 70 के सामने। हैकर मुंह बड़ है तो सामने वाला जो है भुजा देख रहे हो बड़ा होगा। मान लो ये 8 मीटर है, मान लो थोड़ा देर के लिए, तो जरूर 50 और 60 में 60 वाला के सामने वाला अगर 7 होगा तो 50 के सामने वाला क्या होगा? 6। देखो भुजा अलग अलग आया कि नहीं है? तो और कौन सा त्रिभुज हो गया ये? विषम बाहु। बोलो क्लियर हुआ? विषम बाहु और साथ में कौन सा त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर हुआ? बैठिए, तुम बताओ। मान के चलो हमने एक त्रिभुज बनाया और यहाँ पे कोण 70 डिग्री है और यहाँ पे कोण मान के चलो 30 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? 60 80 डिग्री। तीनों जोड़ के कितना होना चाहिए? 180। तो कौन सा त्रिभुज हुआ? और भुजा के हिसाब से समबाहु। समबाहु मतलब क्या? सभी भुजा बना, विषम बाहु होगा। बैठो। तो भुजा का प्रकार समझ में आ गया। अब भुजा के प्रकार समझ में आ गया, तो अब आपको जो चीज़ सिखा रहे हैं उस पर अब फोकस कीजिएगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, आपको त्रिभुज में जो पढ़ना है उसमें समरूपता के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज में जो आप पढ़ने वाले हैं समरूपता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दो चीज, एक समरूप शब्द आया है और एक आया है सर्वांगसम, जो 9th में पढ़े थे। समरूप, सर्वांगसम, ये लाइन जो आदमी आज समझ जाएगा उसे आगे कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। खाली इसी वर्ड को समझना है। और माइनर मिस्टेक बहुत लोग करता है, छोटा छोटा मिस्टेक करता है इसमें, और तुम किसी के गलती को भी बहुत जल्दी पकड़ना सीख जाओगे। बनाने वाला ऐसा तरीका से तुमको सवाल बनाएगा कि तुमको लगेगा कि वो सवाल एकदम सही बना हुआ है, और बाद में पता चलेगा कि नहीं, गलत है। अब कैसे तुम पकड़ोगे इसे समझने के लिए पहले इसका अर्थ समझो। ऐ बात नहीं, डिस्कशन बिल्कुल नहीं, ध्यान दो। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी प्रकार से बराबर। सर्व, अंग, सम, इसका संधि विच्छेद करिएगा। सर्व मतलब सभी प्रकार से, अंग मतलब हिस्सा, और सम माने बराबर, सभी हिस्सा बराबर। अब जैसे हम 1 रुपया के सिक्का का बात करें, चाहे इसमें हम सॉफ्टवेयर के मदद से एक वृत्त बनाए और यहाँ पर सेम उसी आकृति का बना, तो ये बताइए सेम उसी आकृति का ये जो चीज़ बन रहा है ये हर तरह से बराबर है कि नहीं? तो इसे हम सर्वांगसम कहेंगे। यह आकृति चाहे वृत्त हो और चाहे हम चतुर्भुज का बात करें, अगर हम चतुर्भुज ही बना दें, अब ये आयत है, इसी टाइप का एक आकृति यहाँ भी बना, तो बताइए इसे क्या कहिएगा? सर्वांगसम। अब कहानी कहाँ गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ देखिए, अब ये दोनों आकृति सर्वांगसम है, पर इन दोनों आकृति को क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। समरूप में
क्या और सर्वांगसम में क्या फर्क होता है इसे बढ़िया समझिए। समरूप और सर्वांगसम में सिर्फ फर्क इतना होता है कि जिसमें कोण बराबर होते हैं, जिसमें कोण बराबर होते हैं, चाहे वो कुछ और चीज बराबर हो या ना हो, जिसमें कोण बराबर हो जाए समरूप। लेकिन जिसमें कोण बराबर नहीं, कहने का मतलब है कोण बराबर नहीं हो, चीजें ही अलग हो जाए। जैसे कि हम यहाँ वृत्त बना दें, इसमें तक कोने नहीं बन रहा, तो ना ये समरूप कहलाएंगे और ना ही सर्वांगसम। हम यहाँ एक चतुर्भुज ही बना दें, भले ये भी चतुर्भुज है ये भी चतुर्भुज है, कोण बराबर नहीं है, समझ में आया, तो ना ये सर्वांगसम होगा ना ये समरूप। हर तीन गो आकृति का खाली बात किया जाए तो इन दोनों को क्या कहोगे? सर्वांगसम। इन दोनों को अब जो बता रहे हैं ध्यान देना, मैंने क्या बोला है? कोण बराबर तो समरूप। यहाँ का कोण 90 डिग्री है, यहाँ का 90 डिग्री है, तो ये समरूप है। लेकिन यह भी तो 90 डिग्री है, ये सब 90 डिग्री है, तो क्या ये समरूप नहीं होगा? तो आंसर है कि हाँ होगा। तो जो चीज सर्वांगसम होते हैं वो समरूप भी होते हैं, समझ में आया? लेकिन जो चीज समरूप हो तो जरूरी नहीं कि वो क्या हो? सर्वांगसम। ये लाइन बुझाया कि नहीं? जो चीज सर्वांगसम होंगे वो समरूप भी होंगे, लेकिन जो चीज समरूप होंगे वो जरूरी नहीं कि क्या हो? सर्वांगसम। ये लाइन समझ में आ गया? समरूप की पहचान क्या है? कोण का बराबर होना। सर्वांगसम की पहचान है कोण भी बराबर, भुजा भी बराबर, माने हर चीज बराबर, तो वो सर्वांगसम। और समरूप में क्या कंडीशन है? कोण बराबर। अब कोण में भी बराबर का मतलब कौन सा कोण बराबर, ये भी समझना है। देखो अब जो टेक्निक बता रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या टेक्निक है समझना। हम एक त्रिभुज बना रहे हैं और इस त्रिभुज का एक हमने क्लोन तैयार किया, इसका साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। अब आप कहानी को बढ़िया से यहाँ समझेंगे। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये बताइए इन दोनों त्रिभुजों में कोण बराबर है कि नहीं? है ना? अब कहानी में इंटरेस्ट आने वाला है, एकदम ध्यान से समझना है। कोण बराबर है। हमने क्या किया कि हमें, अगर हम एक एग्जामिनर होते, आपसे हमको सवाल पूछना होता मैट्रिक के एग्जाम में, तो हम आपसे एकदम किस तरह से घुमा के पूछते, फिगर को ही पलट देते। जैसे ये आप फिगर देख रहे हो, इसको हम घुमा देते, ऐसे कर देते, ऐसे, और ऐसे इसके सामने बना देते। अब हम यहाँ लिख देते A B C, यहाँ लिख देते D E F, ठीक है। और अब क्या करते हैं, हम आपसे बोलते कि बताओ यह कोण 70 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, यह 80 डिग्री, ठीक है। यह भी हम लिख देते। उसके बाद हम क्या करते कि यहाँ पर 70 डिग्री लिख देते, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री लिख देते, यहाँ 30 डिग्री लिख देते, ठीक है। अब आपसे बोलते कि बताओ क्या ये त्रिभुज समरूप है, तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल है। क्यों? कारण क्या है? कोण बराबर है ना? तो अब हम इस समरूप वाला जो चीज है, समरूप, बार बार हम समरूप बोल रहे हैं ना, तो इस समरूप के लिए एक संकेत यूज होता है। पहले सर्वांगसम का संकेत याद करो, दो गो बराबर, और ऊपर ऐसे चिन्ह दिया जाता था, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, खाली इसमें से बराबर हट जाएगा, तो काथी का पहचान हो गया? समरूप। तो बोलो कौन त्रिभुज समरूप है? त्रिभुज ABC समरूप DEF। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बात बुझाया? तो ऐसा सब कोई बताएगा, ऐसा सब कोई बताएगा जो कि गलत है। बात बुझाया? तो हम बोले हैं ना कहानी में इंटरेस्ट आने वाला है, और तुम्हें भी लगेगा कि अभी तक पढ़ाई पूरा सही चल रहा था, बेस्ट चल रहा था, और तुम भी मजे में हो कि वाह अलबत्त सीखनी आज,
समरूप है, हो गया। करना क्या है, कौन बराबर है, समरूप है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, लिखा गया। और यहीं से तुम्हारा मार्क्स गड़बड़ आ जाएगा। अब देखो क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये जो तरीका है, भले ही त्रिभुज समरूप है, लेकिन लिखावट इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे आगे के सवाल को बनाने के लिए। मतलब अगर ई सीख गए तो तुम्हारा आधा आसान हो जाएगा हर एक क्वेश्चन बनाने के लिए। तुमको अलग से आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। सुनोगे ध्यान से, क्या सही तरीका है, ध्यान से। जो तुम यहाँ लिखे हो, जो मन करे यहाँ तुम स्वतंत्र हो लिखने के लिए, यहाँ जो भी लिखना है लिख दो। लेकिन इसके बाद जब लिखोगे ना तो सोच समझ के, जैसे त्रिभुज एबीसी हम लिख दिए, तो हम ये चेक करेंगे कि ए का मान कितना है, 70। तो किसका मान अब 70 है, एफ का। तो ए के जगह पर एफ, त्रिभुज एफ लिखाएगा। अब बुझाया। किसका मान, फिर बी का मान कितना है, 80। तो 80 किसका है, ई का। तो यहाँ ई लिखाएगा। कौन बच गया, डी। बाकी सोचना नहीं है। तो हई जो लिखोगे यही मेन चीज है लाल, यही पर सारा कहानी है। ये जो कहानी समझ गया उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब कोई भी, हम बहुत ऐसे शिक्षक, हम रियल बता रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक के जो कॉपी होते हैं ना, जो बच्चे लेकर कभी कभी आ जाते हैं बीच में, हमें बहुत दुख होता है इस बात का कि बताइए कितना गलत पढ़ा रहा है। भले ही गांव में कोचिंग बहुत सारा खुल गया हो, लेकिन गलत एजुकेशन के वजह से बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाता है, आगे का फ्यूचर खराब हो जाता है। वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट का प्रयोग फिजिक्स में भी होता है। तो इन सब चीज़ों को अब ध्यान से समझिए, इसका यूज देखिए क्या क्या है। आपने ये तो समझ लिया कि हाँ ऐसे लिखना है। अभी हम दो और एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपके सामने हम ये लिख रहे हैं। मैंने यहाँ से एक त्रिभुज और लिया और इसको घुमा दिया ऐसे करके, और यहाँ पे मैंने ए बी सी पी क्यू आर लिख दिया। यहाँ पे 20 डिग्री लिख दिए, यहाँ पे 50 लिख दिए। 50, यहाँ पे 50 नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 100 लिख दिया, 100, और यहाँ पे हो गया 60, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ पे हो गया क्या चीज़, मेरा जोर गड़बड़ आ गया क्या, 60 ऐसे करके लिख दिए। यहाँ पे एक्चुअली 60 होना चाहिए, यहाँ पे 20। आइए अब आपको लिखना पहले सीखना है। कैसे लिखिएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, बोलिए अब क्या लिखाएगा, पहले P लिखाएगा, QR, बोलिए बुझाया, लिखने आ गया। अब आगे की कहानी को यहाँ से फिर समझते हैं। इसमें हमको बताइए क्या लिखे थे हम, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज F, क्योंकि A का मान 70, F का मान 70 लिखा गया। फिर आपको B लिखे हैं तो B 80, तो E 80, तो E D लिखा गया। ये लाइन अगर लिखने आ गया तो आगे का लाइन इसी से लिखाएगा। आगे का लाइन अब भुजा पर होगा। त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी खासियत होती है कि उनके सामने की जो भुजा होती है अनुपात में बराबर होती है। किस चीज़ में बराबर होती है, फिर से, अगर त्रिभुज समरूप हो तो उनके ठीक सामने की भुजा किस चीज़ में बराबर होती है, ये लाइन याद रहेगा। मैं आपसे जब भी बोलूं कि समरूप होने में क्या खासियत है, क्या इसके शर्त हैं, तो आपको बोलना है कि सर अगर समरूप होगा ना तो उस कोण के सामने की भुजा अनुपात में बराबर होगी। नहीं बुझाया होगा तो यहाँ अब समझ में आएगा। बोलिए ए कोण कहाँ पर है, यहाँ 70। सामने मतलब क्या होता है, एकदम ऐसे देखो कौन है, BC। तो लिखने का तरीका सीखो। ए के लिए तुम क्या लिखोगे, BC। अब चलो इस साइड 70 डिग्री कौन है, हाई है, इसके सामने कौन है, ED कहो चाहे DE कहो, यहाँ आप पलट सकते हैं।
ईडी बोले चाहे डी एक ही बात हुई, समझ में आया। तो बाटा लिखाएगा और नीचे क्या लिखाएगा, डी। इसमें किसी को दिक्कत, बराबर। अब बी पर आ जाओ, तब बी का मान 80, 80 के सामने कौन है, तो एसी लिखाएगा बाटा। अब कितना था 80, तो क्या लिखाएगा डी एफ। अब अगिल का तुम खुदे लिख लोगे, बोलो क्या बच गया, ए बी बच गया, और इधर क्या बच गया, आई ई एफ। बोलो इसमें भी फायदा है कि नहीं। अब सवाल कहाँ से उठा के पूछेगा, आगे का स्टेप समझो। मान लो तुमसे बी सी डी ई दिया है ना, तब बी सी पर आ जाओ, है बी सी हो गया। हो सकता है लिख दे यहाँ पे कि x प्लस 2, बी सी की लंबाई कितनी है, लिख दिया। अगर मान लीजिए कि बी सी का लंबाई x प्लस 2 दे दिया। अच्छा, इसके बाद बी सी के बाद अनुपात में कौन है, डी ई, यही ना दिया हुआ है। मान लो डी ई का लंबाई x प्लस कितना है, 3 है, ये दे दिया। उसके बाद आपको AC का लंबाई दे दिया कि AC का लंबाई 5 है। तो अब आपसे पूछ देगा कि DF का लंबाई कितना होगा, DF का लंबाई ज्ञात करें, ये वाट का चिन्ह दिए हुए हैं। तो आप कितना तक तो जानते हैं। अगर इसके अलावा इससे भी चाहे तो वो सवाल पूछ सकता है, कोई भी लाइन उठा के पूछ सकता है। तो हम अनुपात में सीख गए कि BC बटा DE मतलब x प्लस 2। अब बटा में DE का मतलब क्या हुआ, DE का मतलब x प्लस 3 बराबर में। उसके बाद AC कितना है, 5 है। और ये चाहिए DF चाहिए, तो DF को DF लिख लेंगे क्योंकि DF ही। अब आप बताइए कि इसको सॉल्व करना है, नहीं 1 मिनट, DF का लंबाई दे देगा क्योंकि देखिए इसमें क्या मौजूद है, x। DF का भी मान दे देगा, जैसे कि DF का मान आपको दे दिया कितना, 3 दे दिया। तो आपसे पूछ सकता है किसका लंबाई, BC। हम बताओ यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, इसमें क्या मौजूद है, x मौजूद है। तो बिना x के BC पता कर सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, या तो BC पूछ सकता है या फिर क्या पूछ सकता है, D। तो हम DF का वैल्यू कितना लिए हैं, 3। तो यहाँ पे हम कितना ले सकते हैं, 3। कोई ऐसा एक रहेगा जो मालूम नहीं रहेगा और बाकी मालूम रहेंगे। अब इसे सॉल्व करोगे तो मान लो गुना करोगे तो ये 5x प्लस कितना, 15, और ये 3x प्लस 6, इतना हो जाएगा। अब 3x में से 5x आपका ये घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 6 माइनस क्या हो जाएगा, 15। तो x बराबर -9 बटा में 2। तो x का वैल्यू -9 बटा 2 आया। अब इसी x के मान को यहाँ पर -9 बटा 2 रखिएगा, 2 जोड़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर आएंगे। अब आप लोग समझ गए हैं तो पहले समरूप वाला लाइन बताइए कैसे लिखाएगा, त्रिभुज ABC समरूप PQR। अब अनुपात वाला बात बताइए, A है तो A के सामने BC बाटा, बोलिए, हाँ QR हो जाएगा, बहुत अच्छा, बराबर AC के सामने, अच्छा AC है, 60-100 वाला ले रहे हो। B का मान आपका 100 है तो इसलिए AC, यहाँ 100 है तो PR, फिर बराबर में AB लोगे, और यहाँ PQ। बोलो ये कहानी समझ में आया कि नहीं। तो समरूप में यही पूरा बात आपको आगे चल के साबित करना है कि ये कैसे होता है। लेकिन क्या होता है ये तो बुझा गया, क्यों होता है इसका कारण आगे हम जानेंगे। ये बात क्लियर हुआ, और इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हम लोग को इसमें सीखना है। चलिए, अब इतना बात समझ में आ गया तो हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब देना। मान के चलो तुमसे कोई सवाल पूछ दिया कि एक समबाहु त्रिभुज ये रहा और एक समबाहु त्रिभुज ये है, ये आपके दो समबाहु त्रिभुज हैं, दो समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों के दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ये समरूप है कि सर्वांग है, कारण बताओ। 60-60 कोण होता है तो ये क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। तो छोटा हो या बड़ा ये क्या होंगे, पूछा जाए सर्वांग हो सकते हैं, तो आंसर है कि हाँ हो तो सकते हैं, पर कंडीशन है भुजा भी
बराबर होना चाहिए। इतना लाइन बुझाया कि नहीं। अगला सवाल, अगर आपसे हम बोलें कि हमारे पास एक वर्ग है, एक वर्ग है और एक आयत है। अब आपको यहाँ पे कहानी को ठीक से समझना है कि ये हो गया वर्ग और ये क्या हो गया आयत। अब आपसे पूछ दिया जाए कि ये क्या है, समरूप है कि सर्वांग सम। तो समरूप के एक एगो ट्रिक है, कोण बराबर चेक करो, कोण बराबर है कि नहीं। तो आंसर है कि समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। अच्छा, अब इसी सवाल में थोड़ा सा और ध्यान देना है कि आपको क्या करेगा कि इस तरह से टेढ़ा कर देगा, वर्ग पर एक लात धराइएगा, वर्ग समचतुर्भुज बन जाता है। याद आया कुछ, समचतुर्भुज हो गया। अब बताइए ये समरूप है कि नहीं है। समरूप नहीं है और ना ही सर्वांग सम है। अच्छा, दो गो वृत्त बनाया जाए, दो गो वृत्त। कभी भी हम दो गो वृत्त बनाए, एगो बड़ एगो छोट बना दिए। जैसे ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का है, समरूप है, समरूप है। आपको मालूम होगा कि एक वृत्त अपने आप में 360 डिग्री होता है। वृत्त अपने आप में कई डिग्री का कोण है, 360 डिग्री का। तो ये भी 360 डिग्री है, ये भी 360 डिग्री है, इसलिए क्या है, समरूप है। एक क्या मैं याद करिएगा, वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है, देख लीजिएगा। मैं एक आयत बनाया था, एक वृत्त बनाया था, तो बोले थे कि ये समरूप नहीं होगा, कि इसमें तक कोने नहीं बन रहा है, यही ना बात बोले हैं। तब बताए हैं किस लिए बात वो बोले हैं। हम इसलिए बोले हैं क्योंकि इसमें कोण अंदर बन रहा है, इसमें कोण ही तो अपने आप में पूरा है, इसके भीतर कहाँ कोई कोण बन रहा है, ये बात बोले हैं। ये बात बुझाया। तो इसलिए ये दोनों क्या है, ना समरूप है और ना ही सर्वांग सम। मुझे लगता है कि अब किसी को पहचानने में दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। 1 रुपया का 1 ही साल का सिक्का क्या कहलाएगा, सर्वांग सम भी कहलाएगा, समरूप भी कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये रहे कि 1 रुपया के सिक्का, 5 रुपया के सिक्का क्या है, क्योंकि दोनों गोल है इसलिए क्या है, समरूप है। तो अब आप आइए, अब एकदम पूरी तरह से आप तैयार हैं प्रश्नावली 6.1 बनाने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, खाली समरूप के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। बुद्धि अगला प्रश्नावली में 6.1 में सिर्फ इतना पूछा है कि इन दोनों जगहों, इन दोनों में से कौन भराएगा, समरूप भराएगा, क्योंकि दो वृत्त छोटे बड़े हो सकते हैं। तो यहाँ क्या भराएगा, समरूप भराएगा। यहाँ बताइए समरूप, देखा फटाक फटाक आंसर आने लगा। यहाँ बताओ, सभी सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ये हुआ, बहुत अच्छा समझे तुम लोग। चलो इसमें बताओ, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अब समरूप होने का एक एगो ट्रिक है, कोण बराबर। तो यदि उनके संगत कोण बराबर हो, कोण बराबर हो तो भुजाएं अनुपात में बराबर होती है। तो आंसर बताइए, जो अनुपात में बराबर हो उसे ही तो समानुपाती बोलते हैं। सम समानुपाती, समानुपाती, सम अनुपात, बराबर अनुपात, हुआ कि नहीं। तो भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। लिखने का टेक्निक भी सिखा दिए कि भुजा कैसे लिखना है, कोण कैसे लिखना है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो आप खुद से सोचिए, हमको दो गो आकृति बनाना है और वो कैसा होना चाहिए, क्या बनाना चाहिएगा, दो गो वृत्त बना दो, दो गो समबाहु त्रिभुज बना दो, एगो वर्ग बना दो, एक आयत बना दो, या दोनों वर्ग बना दो, एक बड़ा और एक छोटा। हो जाएगा कि नहीं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक वर्ग बना लेना और एक वृत्त बना लेना, हाँ ये उतार सकता है। अच्छा बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो आंसर क्या है, तो कितना लोगों को ये लगेगा कि समरूप है तो भुजा अनुपात में बराबर और कोण बराबर,
तो यहाँ एक चीज सीखने को मिलेगा, ये भुजा का लंबाई कितना है? 1.5 है। 1.5 के 2 गुना तो 1:2 हुआ। 1.5 के 2 गुना 3, 1:2, 1:2, 1:2। अनुपात बराबर है कि नहीं? PQ बटा DA है, सॉरी PS बटा DA है, PQ बटा AB है, QR बटा BC है, SR बटा में DC। अनुपात तो बराबर है, पर समरूप होने का सबसे पहला कंडीशन क्या है? कोण बराबर। तो हम इसके आंसर में स्पष्ट रूप से लिखेंगे, चाहे भुजा अनुपात में बराबर हो, लेकिन समरूप होने के लिए कोण का बराबर होना जरूरी है, इसलिए ये दोनों आकृति समरूप नहीं है। इतना लाइन आपको लिख देना है। अब बताइए, ये प्रश्नावली खुद से कर लीजिएगा कि बना दें? हो जाएगा। मैंने बोला था कि लगभग सारे क्वेश्चन हम करेंगे, एक आध क्वेश्चन आप खुद करिएगा, तो ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी है इसमें, 3 गो है, ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, त्रिभुजों की समरूपता में हम लोग इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखने जा रहे हैं, पहला थ्योरम समझने जा रहे हैं। जब भी आपको हम थ्योरम पढ़ाएंगे तो उसी के बेस पर सारा सवाल चलेगा। जैसे आप देखिए, प्रमेय 6.1 थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने बताया था। थेल्स नाम था उनका, और इन्होंने एक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा चीज़ के बारे में बताया था, जिसके बेस पर एग्जाम में अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण है ये। क्या बताए थे, एक झलक इनको देख लीजिए भाई। उन्होंने क्या बताया था? इन्होंने किसी 2 त्रिभुज का बात नहीं किया था, 2 त्रिभुज का वो बात नहीं की है, सिर्फ एक ही त्रिभुज में वो बात की है। कहें कि एक त्रिभुज हो, तो एक त्रिभुज तो हम बना लिए। अब इस त्रिभुज में आपको करना ये है कि कोई एक भुजा पसंद कर लेना है। तो आप कोई एक भुजा चुनिए, इसमें से 3 भुजा है आपके पास, एक AB है, एक BC है और एक AC है। 3 है ना? चलो हम तीनों पर लेके चलते हैं बारी बारी से, ठीक है? चलो, सब में हम त्रिभुज में अलग अलग त्रिभुज ले रहे हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया। पूरा डिटेल में चलेंगे एकदम, ताकि थेल्स पर में जीवन में फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक त्रिभुज आपका ये ABC है, और इसमें हमने किसी एक भुजा को चुना, जैसे AB को चुने, तो हमें करना क्या है कि AB के ठीक समांतर एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो बाकी दोनों भुजा को काट दे। तो इसके समांतर लाइन यहाँ भी खींचा जा सकता है, यहाँ भी खींचा जा सकता है, कहीं पे भी खींच सकते हैं। ये सभी भुजाएं क्या हैं? AB के समांतर हैं, पर हमें किसी एक को ही खींचना है। तो हमने एक भुजा ऐसे खींच दिया कहीं पे भी, तो हम ये बोल सकते हैं कि AB जो है वो इस भुजा के क्या है? समांतर है। अब इसका हम नाम अपना से दे रहे हैं, कुछ तो नाम देना होगा। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया D और इसका नाम E। तो बोल सकते हो कि AB जो है वो समांतर है किसके? D के। यहीं से कहानी शुरू होती है थेल्स की। थेल्स कहते हैं, थेल्स का कहना है कि जब एक त्रिभुज में आप किसी एक भुजा को चुन लेते हो और उसके समांतर आप कोई भुजा खींच देते हो, तो ये तो भुजा इस त्रिभुज में था नहीं, आपने खुद से खींचा। तो ऐसा होता क्या है कि जब आप समांतर खींचते हो ना, तो उस वक्त ये दोनों जो भुजाएं बाकी के होती हैं, जैसे 3 भुजा है इसमें, तो एक भुजा तो आपने छोड़ दिया, बाकी 2 भुजा को काट दिए आप। तो ठीक से देखिए, ये भुजा जो है कई भाग में बट गया, और ये भी। अभी 2 भाग में जो बटते हैं ये अनुपात में बराबर होते हैं, बस इतना है। थेल्स कहते हैं कि अगर आप समांतर भुजा खींच दीजिएगा तो बाकी का 2 भुजा बट जाएगा, और बट जाने के बाद ये दोनों भाग जो होंगे वो अनुपात में बराबर। अब अनुपात में बराबर होने का मतलब समझना है। जैसे कि अनुपात क्या क्या लिखा जा सकता है ये समझिए। BE AC, BE और बटा में क्या चीज़? बोलो, ये एक अनुपात हुआ।
तो बराबर में क्या लिखाएगा? ए डी बटा में डी सी। बोलो, यही थेल्स जी कह रहे हैं। लेकिन अनुपात अनेक हो सकता है, अनुपात अनेक हो सकता है। जैसे आपने पहले क्या लिखा? बीई। हमारा मन है कि हम पहले क्या लिखे? एसी। फिर बाटा में क्या लिखे? बीई। तो बोलो इधर क्या लिखाएगा? एसी है तो पहले देखो, एसी के जैसा इधर कौन हुआ? डीसी। अच्छा, सी डी। और बाटा में ए डी। बोलो ये क्लियर हुआ? अनुपात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज, अनुपात का मतलब ठीक से समझिए। अनुपात का मतलब केवल यही दोनों टुकड़ा नहीं, एक टुकड़ा जरूर होगा, बाकी उसके बाद अपने मन पर निर्भर है कि तुम क्या चुन रहे हो। कोई एक टुकड़ा चुनना है तुमको। जैसे बीई लिया तो एक टुकड़ा तो ले लिया, अब चाहो तो है पूरा टुकड़ा ले लो। बट्टा में बीसी, माने बीई अब बट्टा में बीसी, तो इधर क्या होगा? ए डी ए सी। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये भी अनुपात ही कहलाएगा। वो तो सीधा बोल दिए कि अनुपात बराबर होता है, तो तुम्हें तो ये सोचना होगा ना कि अनुपात क्या क्या हो सकता है। ये छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, तो इधर भी छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, फिर छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, ऐसा हो सकता है? बताओ और क्या लिखा जा सकता है? एसी बाटा में बीसी, तो उधर सी डी बाटा में एसी। बोलो बुझाया कि नहीं? अब बताइए, यहाँ हम नहीं बताएंगे, यहाँ आप लोग को बताना। मान लीजिए हमने एबीसी त्रिभुज ले लिया और इसके समांतर ऐसे खींच दिया और इसका नाम क्या दे दिया? डी दे दिया। एगो थेल्स पर में कौनो बोलो जब ये समांतर हो तो? ए डी बाटा में डी बी या बी डी, एक ही बात हुई। इधर ए ई बाटा में ए सी। एक ये बात हो गया। दूसरा कुछ बोलो नया। ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। तीसरा कुछ बोलो। बी डी बटा ए बी, इधर बी डी लिए हो तो है ना होगा ए सी बटा में ए सी। क्या इसमें किसी को दिक्कत? इसी को थेल्स पर में कहा जाता है। अब इस पर सवाल क्या हो सकता है वो इसमें देखो। अच्छा, इसमें ऐसे भी तो समांतर हो सकता है, तो ऐसे होगा। मान लो कि इसका नाम दे दिए डी और इसका नाम दे दिए ए। इसमें बोलो क्या होगा? ए डी बी डी बराबर ई सी बी ई। ये हो जाएगा। अब देखिए ये लिखने आ गया। अब ये थेल्स पर में तो बुझा ही गया। अब थेल्स पर में से सवाल क्या हो सकता है समझिए। ए बी सी डी ई, ये हो गया। अब इसमें होगा क्या कि इसमें लंबाई दे देगा कुछ कुछ, जैसे कि आपसे कह देगा कि इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है पूरा, ए से बी तक। उसके बाद कह देगा कि ए डी का लंबाई आपका x, माने ये x लिख देगा, ऐसे करके लिख दिया। ये पूरा लंबाई मान लीजिए कि आपका दे देगा 12 सेंटीमीटर, ये पूरा लंबाई 12 दे दिया। और इसका लंबाई दे दिया मान के चलिए 2 सेंटीमीटर, और कहा कि तब x का मान बताओ। तो कैसे लिखोगे? तो तुम्हें तो मालूम है कि है समांतर है अगर, तो है छोटा टुकड़ा x आप 12 में 6, इधर 2 बटा में 12, तो नीचे से नीचे काट दें। 6 से 6 दूना 12, 2 2 कट गया, 1 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आया? अब ऐसा त्रिभुज बना देगा, रोने लगेगा कि अब कैसे बनेगा। आए तो देखा ना तरीका। अभी देखो एगो और दिखाते हैं, किताबों के सवाल दिखाते हैं तुमको, बिना सिद्ध किए हुए ही तुमको अभी हम सवाल दिखा दे रहे हैं। आई देखो, तुमसे अब क्या पूछा है इसमें पढ़ो। 6.17 आकृति, तो 6.17 में 2 आकृति है, आकृति 1 आकृति 2, डीई डीई समांतर क्या है? बीसी। इसमें भी देखो डीई समांतर क्या है? बीसी। अब कह रहा है कि इसी एक में क्या निकालो?
इसी, बोलो इसी गायब है। तो तुम लोग बताओ खाली लिखेंगे क्या इसमें, ज्यादा इतिहास मत लिखने लगना सब है में छोटा टुकड़ा 1 दशमलव हई काटना के हई है 3 इधर हई इसी, बोलो बुझाया। अब तिरछा गुना करो, देखा जाए तो है 1.5 3, तो इसी से 1 में गुना हुआ इसी बराबर कैसे है 2 cm, आंसर हो गया। बुझाया। अब हई पूछने की बताओ हई बनाना है, क्या लिखोगे AD बटा 7.2 बराबर 1.8 बटा में 5.4, दशमलव कट गया, 18 कम 18, 18 3 54, 3 से काट दो, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 2.4, AD बराबर 2.4 cm आंसर। ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए तो भगोड़ नहीं देगा। इससे भी और अच्छा लेवल का आपको ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। ये तो नॉर्मल दिया हुआ है, आप ऐसा ही बना लीजिएगा। अब आप लोगों को थेल्स पर में हम याद करवा दे थोड़ा, ताकि आपको कभी दुख नहीं हो। तो ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा, देखते हैं कितना लोग बता पाता है। आपसे पूछा जाए थेल्स पर में क्या है, हम आपसे पूछें कि थेल्स पर में बताओ क्या है, रटना नहीं, अपना से समझ के बोलना है। बोलना है कि सर एक त्रिभुज हो अगर, और उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज हो और उसमें से किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये खींची गई क्या है रेखा है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, बराबर अनुपात में काटती है या विभाजित करती है। इसे ही थेल्स प्रमेय कहते हैं। फिर से, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इसे ही थेल्स प्रमेय कहते हैं। कितना लोग बताएगा, चलिए लाइन से बताते जाइए। आप बोलिए। एक त्रिभुज में एक भुजा है, एक भुजा के समांतर हाँ खींची गई रेखा अन्य भुजा की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, तो इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। बात बुझा गया। अगर हम पूछें कि अर्थात, तो मान लीजिए ये ABC हो गया, और क्या हो गया D, और ये E, तो अर्थात AD बटा DB, कोई एक बोल देना है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बुझा गया। बैठिए आप बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, इसे ही थेल्स प्रमेय कहते हैं। और बताइए। हाँ बोलिए। किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दम सोच के बोल। अन्य दो रेखाओं को बराबर समानुपाती में काटती है, तो थेल्स प्रमेय कहते हैं। बहुत अच्छा, ठीक, बैठिए और बोलिए। किसी भी त्रिभुज में भुजा के बराबर समांतर खींची हुई रेखा दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। माने जरूरी नहीं है कि हम जैसे बोले, अपने भाषा में बोल सकते हैं। बहुत अच्छा। और कोई बोलेगा? तो उम्मीद है कि थेल्स प्रमेय बुझा गया। कल हम लोग ये सीखेंगे कि ये होता कैसे, इसे साबित करेंगे। और इसे अगर आप साबित कर दिए तब 5 नंबर हो गया तुम्हारा, क्योंकि परीक्षा में थेल्स प्रमेय बिहार बोर्ड का बहुत ही दुलरुआ सवाल है। हर एक साल पर बीच करके पूछ देता है थेल्स प्रमेय सत्यापित करें। बात बुझाया? ये थेल्स प्रमेय है, पर सवाल बनेगा। आई खुद अपने आप में आपका एक सवाल है।
कि कैसे होता है। तो इसे हम आपको कल साबित कराएंगे और आपका काम रहेगा कि आप अपने एक्सरसाइज की शुरुआत मतलब इस पाठ की शुरुआत डायरेक्ट एक्सरसाइज 6.1 से करेंगे। मतलब आप हेडिंग दे दिए हैं तो आपको डायरेक्ट कौन सा सवाल बना 6.1 बना के पूरा लाना है, चेक करा लेना है आते ही, तब हम आगे फिर पर में साबित करवाएंगे।